आपके लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक पेपर है जो कि जेल विभाग में पूछा गया है एमपी के अंदर। तो इसके अंदर जो भी इंग्लिश पूछी गई है, देखिए किस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, इसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पेपर है वो एक ऑफिशियल रैंक का है, यानी कि अच्छी रैंक का है और नॉर्मल क्वेश्चंस तो नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपका जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट इनसे होगा। तो इन्हें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वर्ड विच इज कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है। दोस्तों ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि म्यूजियम के इंचार्ज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरेटर। ये आपको याद रखना है। देखो जिमनास्ट का मतलब होता है जो देयर इज अ पर्सन हु ट्रेन्ड इन जिमनास्ट। जो जिमनास्ट आपने देखा है ना, जो ये करतब वगैरह करते हैं उनको। देखिए जॉकी का मतलब होता है कि यदि आपने देखा होगा कि हॉर्समैन जिसे हम बोलते हैं, घुड़सवारी करने वाला, घोड़े के पीठ पर बैठ करके जो है ना जो करता है उसे जॉकी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये देखो ये रखा है कॉलीग्राफिस्ट। देखिए कॉलीग्राफिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी लिखावट करता हो, उसे बोलते हैं कॉलीग्राफिस्ट। तो यहाँ पर बात है कि म्यूजियम की, तो इसलिए है म्यूजियम मतलब क्यूरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशंस ऑफ स्टार। इसमें देखो चारों वर्ड इतने अच्छे प्यारे वर्ड हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बता देता हूँ कि ये एनुअल कैलेंडर होता है ना, आपने देखा होगा जिसे हम उसको पंचांग बोलते हैं, है ना, जिसे हम हिंदी में पत्रा या फिर काल दर्शन वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है कि उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, बता देता हूँ, एल्मानक। ठीक है, एल्मेनिक बोलते हैं, यानी ALMANAC, एल्मेनिक बोलते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है जो ज्योतिषी, जो आप ये सबको पता होगा ज्योतिषी होता है। और होरोस्कोप का मतलब होता है कि जन्म कुंडली, जिसे हम जन्म पत्री बोलते हैं, वो होता है होरोस्कोप। आगे है पामिस्ट्री। देखो पामिस्ट्री का मतलब होता है कि हस्तरेखा विद्वान, यानी आपने देखा ना बहुत ऐसे पंडित होते हैं, ऐसे विद्वान होते हैं जो कि आपके हाथ को पकड़ेंगे और हाथ की आपकी हथेली पर देख करके वो बता देते हैं आपका फ्यूचर क्या है। एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ये देखो ABCD दे रखा है, इन पार्ट को आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर को कंटेन किया हुआ है। इसे पढ़ लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस बता चुका हूँ। जिनको क्वेश्चन टैग नहीं आते वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जा करके आप जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब में आप डैम श्योर। देखो एक्चुअल में करते क्या है कि जैसे ये आप कॉमा देख रहे हैं, इस वाले कॉमा से पहले वाला अगर सेंटेंस ये सिंपल होता है, तो आपका जो ये पीछे वाला जो इंटेरोगेटिव है ना, ये जो बनता है वो, इसमें एक बात याद रखना, इसमें नॉट जरूर आता है। अगर एक बात तो ये, यानी कि आगे अगर सिंपल दे रखा है तो पीछे जो ऑप्शन आएगा वो नॉट वाला आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी आगे नोट दे रखा है, तो इस कॉमा के बाद वाला जो आएगा इसमें समझ लेना नोट नहीं होगा, यानी इसमें नोट नहीं आता, ये आप याद रखें। यानी आगे नोट दे रखा है तो पीछे नहीं आएगा, पीछे नोट है तो आगे नहीं आएगा, मतलब एक दूसरे से उल्टा होता है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे ऑलरेडी नोट नहीं दे रखा है तो पीछे यहाँ पर नोट आएगा, लेकिन यहाँ पर तो दे ही नहीं रखा, तो सी ऑप्शन में क्या है, गलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं फोर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका होता क्या है, देखो शी केम होम बाय टैक्सी, तो यहाँ होना चाहिए कि डेंट शी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन टैग होते हैं उन सब के अंदर शॉर्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर डेंट सी आ जाएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन इसमें दे रखा है। देखिए आपका क्या है कि अगर लॉजिक आता है, आपका अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तभी इनको कर पाएंगे ना, बाकी डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं यार। आगे हम बात कर लेते हैं, देख सकते हैं कि अप्रोप्रिएटी आपको फिल करना है, इसमें क्या आ सकता है। तो अर्लियर पीपल डिड नॉट नो द फूड डैश कुक्ड। अब यार एक बात आपको ये याद होना चाहिए, यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं लगा सकते ना, आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या आएगा, तो दोस्त इस चीज़ को आप हमेशा याद रख लीजिए कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे। देखो ये जो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता है कि अर्लियर पीपल डिड नॉट नो द फूड, यानी पहले जो लोग थे ना वो फूड के बारे में नहीं जानते थे। अब बात करते हैं कि यानी ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। अब यार पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो आगे जो जो भी टेंस चलेगा ना वो भी पास्ट में आएगा, कि थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म आपको पता है, देखो मस्ट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं आ सकता। कुड़ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर तो थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। अब या तो कुड भी आएगा या फिर कैन हैव आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बाद ही हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। बट एक बात सोचिए, आगे जब पास्ट दे रखा है ना, तो आगे भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट आएगा। तो यहाँ पर एक बात सोचो, कैन और कुड इन दोनों में पास्ट क्या होता है, कुड होता है ना, तो हमारा कुड भी इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये क्वेश्चन है छठवां। ये आपको देख बताना कंजंक्शन में कौन सा आ सकता है। देखो कंजंक्शन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें बेसिकली आपको याद रखना होता है कि सेंस कैसा दे रखा है। चलो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां से एक बार देख लेना जिनको नहीं आता है। बट फिलहाल के लिए इसको आपको सेंस देखना पड़ेगा। यानी कि हर इलनेस शी केम टू वर्क, यानी बीमारी के बावजूद भी वो काम करने आई। तो के बावजूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस का सही हो जाएगा। देखो बिकॉज का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बीमार थी इसलिए, नहीं नहीं नहीं। हैंस और दो इनका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है कि आप जब इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपको आ जाता है, बिना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको ये दो सेंटेंस है, एक ये है और एक है, इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन टू सेंटेंसेस, इसका मतलब है कि वह कहता है कि उसके पास एक डॉग है। वह कहता है कि उसके पास एक डॉग है। आगे दे रखा है आई हैव नेवर सीन इट, यानी कि मैंने इसे कभी नहीं देखा है। वो कहता है कि यार मेरे पास एक कुत्ता है लेकिन मैंने क्या है ना उसे कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल दो, यानी कि यद्यपि, यानी उसके पास एक कुत्ता है वो ऐसा बोलता है। ठीक है, यद्यपि फिर भी मैंने उसे देखा नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल दो आ जाएगा। अब देखो बिकॉज का आप सेंस लगा के देख लेना, सो और सेंस इसमें से कुछ आने वाले नहीं क्योंकि वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है कि यानी ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों में से ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। अब देखना मैं कैसे बताऊंगा। अब यार एक बात सोचो, इसमें आई हैव यूज हो रहा है ना। अब आई हैव यदि यूज हो रहा है तो इसके बाद क्या आएगा, आई हैव बीन आता है क्योंकि आगे देखो सिंस फॉर की बात की जा रही है। तो जैसी बात है आई हैव बीन, फिर आईएनजी वाला आएगा। तो यार एक बात सोचो कि आई हैव, क्योंकि ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा होगा जिसमें सिंस फॉर और हैव बीन आता है। तो उसमें क्या होता है कि आईएनजी वाली फॉर्म आती है बीन के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म आ रही है, ये गलत हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हैव बीन के बाद आईएनजी आती है, इसमें थर्ड फॉर्म दे रखे, देखो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये कैसे, देखो हैव बीन, हैव के बाद क्या आता है, बीन आता है, लेकिन यहाँ तो बीइंग दे रखा है तो ये भी गलत, इसलिए हमारा सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कर ले आउट ऑफ गिवन फॉर सेंटेंसेस, आपको ग्रामेटिकली ये भी करेक्ट ही बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन है और उसको मैं समझना पड़ेगा। चलो उससे पहले बता देता हूँ कि जब भी कभी यदि हैज और हैव आएगा ना सेंटेंस में, तो इन दोनों के बाद क्या होता है कि थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं, सी हिड द की। देखो हिड जो है ना वो क्या होता है कि हाइड की सेकंड फॉर्म होती है। हाइड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो है हिड और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हिडन। ठीक है, गॉट इट। तो अब क्या करते हैं कि पहला वाला पढ़ें, शी हिड द की इन द ड्रॉर। तो मुझे लगता है ये ठीक है, लेकिन दूसरा भी चेक कर लेते हैं। देखो हैज के बाद अभी बताया था थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी कि आएगी तो हैज एफ के बाद हिडन आएगी, लेकिन यहाँ तो हिड दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। हैज के बाद हिडन आता है, गलत हो जाएगा। हैव के बाद हिडन आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 10वां, आपको ये क्या कि करेक्टली स्पेल्ड बताना है, यानी कि जो बिल्कुल सही है वही आपको बताना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पढ़ लीजिए। देखो ये डेटी, डायरिया, डिसपॉइंट एंड डिलेमा। देखो ये जो डायलेमा है ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है, यानी कि स्पेलिंग बतानी है इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। देखो ये बहुत प्यारा वर्ड है कि डिलेमे का मतलब क्या होता है। देखो डिलेमा का मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन, जो बहुत दुविधा इसे हम बोलते हैं ना, वो डिलेमा होता है। डिलेमा का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। लिखने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ DISAPPOINT, डिसअपॉइंट। अब सबको पता होगा डिसअपॉइंट का मतलब होता है कि एक तरह से है ना, लेट डाउन, फेल टू फुलफिल द होप्स, किसी की उम्मीदों को पूरा ना कर पाना, दुखी, तो वो होता है डिसअपॉइंट। तो ये इसकी स्पेलिंग है। देखो डायरिया, इसमें क्या स्पेलिंग, देखो डायरिया का मतलब होता है, सबको पता होगा, लूज मोशन। लूज मोशन, जब आपका पेट खराब हो जाता है तो आप बार बार जाना पड़ता है ना तो उसको बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया की जो बेसिकली जो स्पेलिंग होती है वो होती है DIARRHEA, आता है तो ये होता है डायरिया, यानी कि लूज मोशन। तो ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। ये देखो डेटी, ये बहुत प्यारा वर्ड है, परमात्मा से रिलेटेड है, इसे बोलते हैं डेटी। और डेटी की जो स्पेलिंग होती है ना वो होती है DEITY। स्पेलिंग क्या होती है, DEITY। नंबर 11, और इसमें भी आपको नॉट करेक्टली स्पेल्ड बतानी है, यानी कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो बिल्कुल सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसको चलो पढ़ लेते हैं और इसमें सोचते हैं कौन सी स्पेलिंग सही नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें मालूम है कि कंपटीशन की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है। देखो कंपटीशन की स्पेलिंग जो होती है ना उसमें ई आती है, यानी कि COMPETITION।
TION, ये होता है कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि ई आता है, बेसिकली इसे आप याद रखें, बहुत जरूरी है। और ये कर्नल है, इसका सबको पता होगा, ये आप याद रखना। कर्नल बोलने में कुछ होता है कॉलन, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। ये होता है कन्वीनियंस, और जो कन्वीनियंस का मतलब होता है एक तरह से सेटिस्फैक्शन अगर हम बात करते हैं, या फिर सुविधा, बेनिफिट, वो कन्वीनियंस होता है। याद रखें, अच्छा स्पेलिंग है। एक है कॉन्ट्राडिक्ट। देखो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है डिनाई करना, विरोध करना किसी का, वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो आप इसे याद रखें, कॉन्ट्राडिक्ट, कन्वीनियंस। आपने एक इस बगल एक और पढ़ा होगा आपने, इनकन्वीनियंस। आप जब इंग्लिश कस्टमर केयर के पास जब बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो वो होता है, ठीक है। तो वहीं से स्पेलिंग है, इसको आप याद रखें। मतलब बुक विच आई वॉन्ट इज नॉट अवेलेबल, यानी किताब जिसको मैं चाहता हूँ वो उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसने पहले क्लियर कर दिया है कि भैया वही किताब है जिसको मैं चाहता हूँ और वो उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अनजान नहीं है, आप जानते हैं कौन सी बुक है। तो जब भी कभी जानते हैं तो वहां पर क्या आता है, द आता है। और बेसिकली आप याद रखें, जब भी कोई कंजंक्शन बीच में आ जाए और उससे पहले यदि कभी भी एन आपसे भरवाने के लिए आ जाए ना, तो पक्का उसमें आप दा ही लगा के आना, ठीक है। ये आप याद रख लेना इसे। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। एक और क्वेश्चन है इसमें। आगे, माई फादर हार्डली एवर टेक्स डे ऑफ फ्रॉम वर्क। देखो ऑफ का मतलब होता है छुट्टी। क्या होता है, OFF का मतलब छुट्टी, यानी कि हॉलीडे। ये आप सबको पता होगा, ऑफ का मतलब छुट्टी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अ डे ऑफ होता है, यानी कि यहाँ पर डे है, और जब भी कभी डे आता है यानी कॉन्सोनेंट से पहले क्या होता है, ए का यूज किया जाता है। यानी एक दिन की छुट्टी मेरे जो फादर है ना वो बहुत मुश्किल से लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे। देयर वर 100 पीपल एट द लेक्चर। ये आपको देखो प्रीपोजिशन भरना है, और वो आपको एक सेंस के अकॉर्डिंग भरना है कि जो आप भरने जा रहे हैं क्या वो सही है, बिल्कुल सही है। ओवर का मतलब होता है देयर वर ओवर 100 पीपल एट द लेक्चर, यानी 100 लोगों से भी ज्यादा ओवर वहां पर लेक्चर के टाइम पर व्यक्ति थे। तो ये विल सर्व, ये आपको प्रीपोजिशन भरना है। नहीं, दे विल सर्व लंच नून। देखो कभी भी ना आप, जब भी कभी यहाँ पर नून आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, तो दोस्त इवनिंग मॉर्निंग आप सबको पता होगा ये क्या करता है, एक टाइम को शो करता है। और जब भी कभी टाइम आता है ना तो वहां पर हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो एट आ जाएगा, इसलिए हमारा तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, यानी कि जो ये अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसका ऑपोजिट क्या होगा। ये देखो रैपिड, और रैपिड का मतलब सबको पता होगा, आपने देखा रैपिड इंग्लिश कोर्स भी आपने सीखा होगा ना इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, बचपन में आप पढ़ते होंगे रैपिड। तो रैपिड का मतलब होता है जो बहुत फास्ट होता है ना, एकदम लॉन्ग होता है, क्विक होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जो बिल्कुल धीरे हो। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और इसमें क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। ये सिमिलर बताना है। सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम, जो एक ही मीनिंग रखता है। देखो कॉन्ट्ररी, देखो कॉन्ट्ररी का यानी अवर बोट टुक ए कोर्स कॉन्ट्ररी टू देयर। देखो कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, इसका हमको सिमिलर बताना है। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है एक तरह से उल्टा, यानी कि ऑपोजिट होता है। एग्जैक्ट, एडवांस्ड, सिमिलर, ये तो नहीं भाई, ये तो ये अलग है ना। तो सिमिलर बताना है, यानी कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि उल्टा। हम अगर आपको अर्थ भी नहीं करना आता ना इनका क्या है, तो उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंडरलाइन है उसी का बेसिकली हमें बताना है, ठीक है। बाकी इसकी मीनिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब इस तरह का कुछ पूछा जाता है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि 18वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा है। देखिए यहाँ पर पूछ रखा है कि ये आपको अपोजिट बताना है, स्कैटर्ड। देखो स्कैटर्ड का मतलब होता है कि इन डिसऑर्डर, यानी कि अस्त व्यस्त, ठीक है। अस्त व्यस्त, इधर उधर बिखरी पड़ी है, ठीक है। यानी बुक्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस द फ्लोर। तो स्कैटर्ड मतलब होता है कि इधर उधर, इन डिसऑर्डर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर में होना, राइट ना। तो उसका मतलब है इकट्ठी होना, यानी कलेक्टेड। तो ये आप याद रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे एक मुद्दे की बात किया करो, बाकी और नहीं। इसमें हमें पता है कि ईडियम पूछ रहा है, यानी कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना इसका आपको मीनिंग बताना है। इसका मतलब है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब यार एक बात सोचिए, यानी जेम्स डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट वर्किंग फॉर अ लिविंग, ठीक है। ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब मैंने एक बात सोचो कि जब भी कोई बच्चा यदि जन्म ले रहा है और इसका मतलब क्या दे रखा है कि सिल्वर की चम्मच उसके मुंह में है, ठीक है। जब वो जन्म लिया ना उसके मुंह में क्या है, सिल्वर की चम्मच है। अब यार एक बात सोचो कि सिल्वर और सोने की जो चम्मच होती है वो डैम श्योर जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनके बच्चों के मुंह में निकलती होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। यानी जो बहुत पैसे वाले होते हैं, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि ऐसा बच्चा जो कि ऐसे बहुत पैसे धनी व्यक्ति के घर में जिसमें सिल्वर और ये ना चांदी सोने की चम्मचों में खाना खाया जाता है, तो वो होता है मतलब बहुत पैसे वाले। तो हम इसे बोल सकते हैं कि बॉर्न इनटू वेल्थ एंड
प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज का मतलब होता है बहुत पैसे वैसे वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं 20। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, एडवांटेज है ना, एंटाइटलमेंट जिसे हम बोलते हैं। प्रिविलेज का मतलब यही होता है कि मतलब सुविधा एक तरह से। ठीक है, बर्थ राइट ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये भी एक ईडियम है और ईडियम बताना है आपको, यानी अ थॉर्न इन माई फ्लैश। देखिए जॉन वॉज अ थॉर्न इन माई फ्लैश फॉर ईयर्स बिफोर आई फाइनली गॉट रिड ऑफ। देखो दोस्तों ये ना, ये गॉट रिड ऑफ है, ये आप याद रखें कि एग्जाम में पूछी गई थी। और देखो ये गेट रिड ऑफ होता है, ये आप याद रखना है, गेट रिड ऑफ। गेट रिड के मतलब क्या आता है, उसके बाद ऑफ आता है। देखो गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ। तो याद रखें इसमें क्या याद रखना है कि इसमें ओ एफ आता है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। बात कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन की और इसका जवाब क्या होगा। यार एक बात सोचिए, अगर जब भी आप कभी फ्लैश खाते हैं, देखो फ्लैश और मीट में क्या अंतर होता है। फ्लैश का मतलब भी मांस होता है और मीट का मतलब भी क्या होता है दोस्त, मांस होता है। देखो मीट का मतलब होता है जो शॉप पर मिल जाए, जो दुकानों पर मिल जाता है, 1 किलो 2 किलो के भाग, उसे बोलते हैं मीट। लेकिन अब बात करते हैं फ्लैश की। फ्लैश क्या होता है कि डायरेक्टली अटैक करने के बाद जो मांस मिलता है। आपने देखा टाइगर, टाइगर ईट्स फ्लैश, टाइगर क्या खाता है, फ्लैश खाता है, क्योंकि वो अटैक करने के बाद जो प्राप्त होता है मांस उसे बोलते हैं फ्लैश। टाइगर जब भी कोई जानवर होते हैं तो वो फ्लैश ही खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो दुकान पर जाकर के बोले कि भैया आप मुझे 2 किलो फ्लैश दे दो, तो फ्लैश तो नहीं नहीं ना, फ्लैश मीट मीट होता है। दुकानों पर क्या मिलता है हमें, मीट मिलता है। चलिए अब इसके आंसर की जवाब कर लेते हैं। तो जब भी आप कभी फ्लैश खाते हैं या फिर जब भी मीट खाते हैं, तो उस टाइम पर सोचो यदि उसमें एक कांटा निकला है तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा ना। तो हम इसे बोल सकते हैं अ कॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअल ट्रबल, ये परेशानी की प्रॉब्लम जड़ हो जाएगी वो, क्योंकि कांटा निकल के आ गया। में यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये नॉलेज आपको काफ़ी हेल्प कर रही है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर दूंगा। और इनसे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि आप एक अच्छे रैंक के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने इनमें से 20 में से कितना आपने प्राप्त किया, वो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि फैमिली की तरह काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोगों को मैं पढ़ाने का जो मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।